नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है जब प्रक्रम। ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाली है क्योंकि इस चैप्टर में हम अपने शरीर के बारे में जानने वाले हैं। इस चैप्टर को हम विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से काफ़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो हमारे शरीर में 4 ऐसे प्रक्रम हैं जो अनुरक्षण का काम करती है, जो कि है पोषण मतलब खाना बनाना, श्वसन मतलब कि सांस लेना, वहन मतलब कि शरीर में पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, और उत्सर्जन मतलब कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थों का बाहर निकलना। तो हमारा जो चैप्टर है वो इन्हीं जैव प्रक्रम के आसपास घूमता है। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी जैव प्रक्रम को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली जैव प्रक्रम से, जो कि है पोषण। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन से भोज्य पदार्थ प्राप्त कर उससे ऊर्जा प्राप्त करती है, जिससे शरीर का निर्माण, टूट फूट की मरम्मत तथा वृद्धि और विकास होता है। तो यहाँ पर एक शब्द है भोज्य पदार्थ। तो भोज्य पदार्थ भी एक पदार्थ है जो सजीव के उचित वृद्धि और संरक्षण के लिए जरूरी होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा इत्यादि। ये सभी भोज्य पदार्थ होते हैं। अब हम देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो कि है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वपोषी पोषण को। तो स्वपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें सजीव पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, और जो सजीव स्वपोषी पोषण से खाना बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया। तो अब हम समझते हैं दूसरे प्रकार के पोषण को, जो कि है विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, और जो सजीव विषमपोषी पोषण से अपना खाना बनाते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है, जैसे कि इंसान, अमीबा इत्यादि। ये सब विषमपोषी पोषण है। हरे पौधे और कुछ अन्य स्वपोषियों के अलावा प्रायः सभी सजीव विषमपोषी ही होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंसान भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि धान, गेहूं, सब्जियां, मांस, फल इत्यादि। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो अब हम कुछ जीव के पोषण प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेड़ पौधों में पोषण। तो पौधे स्वपोषी पोषण से खाना बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं, पर यहाँ पर हमें उस प्रक्रिया को देखना है जिससे पौधे अपना खाना असल में कैसे बनाते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करती है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O, जो कि देता है पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि CO2 और जल के 6 अणु मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, और उसके साथ ऑक्सीजन की 6 अणु भी बाहर निकल रही है सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में। तो अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो घटना होता है वो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित करना। उसके बाद दूसरा जो घटना है वो है कि जब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, और जल के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो घटना है वो ये है कि पर्यावरण से पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना और उसके बाद सभी का अभिक्रिया करके ग्लूकोज का बनाना। इस पूरे प्रकाश संश्लेषण के दौरान 2 शब्दों का उपयोग किया गया है,
पर्णहरित और क्लोरोफिल, जो कि दोनों शब्द एक ही है। हिंदी में इसे पर्णहरित और इंग्लिश में इसे क्लोरोफिल कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित किसने किया होगा? तो इसका जवाब है क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए अब हम क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से समझते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ही छोटा सा जीव है जो पादप कोशिका में पाया जाता है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो चलिए अब हम विषमपोषी पोषण को थोड़ा और डिटेल्स में समझ लेते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होता है ये आप पहले ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं: मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो चलिए अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मृतोपजीवी पोषण को। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करता है उसे हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। और जो जीव अपना भोजन मृतोपजीवी पोषण से बनाते हैं उसे हम मृतजीवी कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक इत्यादि। ये जो है वो सड़े हुए और मरे हुए पदार्थों से अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद विषमपोषी पोषण का जो दूसरा प्रकार है वो है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना खाना प्राप्त करते हैं बिना उसको मारे, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। और जो जीव अपना खाना परजीवी पोषण से बनाते हैं उसे परजीवी कहा जाता है, जैसे कि मच्छर, जू इत्यादि। ये दोनों जीव अपना खाना प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मच्छर इंसान और कुछ पालतू जानवर पर, और जू भी इंसान और कुछ पालतू जानवर पर ही रहकर उसका खून चूसते हैं और अपना खाना बनाते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है विषमपोषी का वह है प्राणी संपोषण। तो वैसा पोषण जिसमें खाना को निगलना, उसको पचाना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना और बचे हुए खराब पदार्थों को बाहर निकाल देना, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है, जैसे कि अमीबा, इंसान इत्यादि। तो चलिए हम समझते हैं विषमपोषी पोषण के कुछ एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो अमीबा होता है उसमें पोषण कैसे होता है। तो अमीबा जो है वो अपना खाना प्राणी संपोषण से बनाता है और अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसलिए अमीबा में जो पोषण देखने को मिलता है वो दूसरे जीव से अलग होता है, क्योंकि अमीबा के अंदर पोषण की पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक कोशिका के द्वारा होता है। और अमीबा एक जलीय जीव है। जलीय जीव मतलब वैसा जीव जो पानी में रहता है उसे जलीय जीव कहा जाता है। तो अमीबा एक जलीय जीव है। तो अमीबा जब भी कोई खाने वाली जीव को देखता है तो वह तैरते हुए उसके पास जाता है और अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसा संरचना बनाते हैं जिसे कुटपाद कहा जाता है। तो अमीबा अपनी कुटपाद की मदद से भोजन को घेर लेता है और उसे अपने अंदर ले लेता है और उस भोजन को अमीबा अपने खाद्य रिक्तिका में भेज देते हैं, जहां पर एंजाइम की मदद से उस भोजन को पचाया जाता है और उससे जो ऊर्जा मिलती है जिससे अमीबा अपने जैव प्रक्रम को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। और लास्ट में जो अनपचा भोजन बचता है उसे अमीबा अपने शरीर से बाहर फेंक देती है। ठीक इसी तरह का पोषण पैरामीशियम में भी होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पैरामीशियम क्या है। तो पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम की पूरी सतह पर बालों जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सीलिया कहा जाता है। सीलिया की गतियों के कारण भोजन पैरामीशियम के निकट आ जाता है। उसके बाद भोजन पैरामीशियम की सतह पर पाए जाने वाले गर्त में चला जाता है और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचाते हैं और अनपचा भोजन वहीं से बहिष्कृत कर दिया जाता है, मतलब कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हम एक और विषमपोषी पोषण के पोषण को समझते हैं जो कि है मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वह काफी जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें कि 4 प्रक्रिया होता है जो कि है मुख में पाचन, आमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन और अवशोषण, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मुख में पाचन। तो जब हम खाना खाते हैं तो जिस भोजन को हम अपने मुंह में रखते हैं वह भोजन ठोस रहता है, जिसे हम दांतों की मदद से महीन टुकड़ों में बदल देते हैं।
इसी समय लार में पाए जाने वाला काइलिन या लार एमाइलेज नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद भोजन क्रमाकुंचन गति के कारण आमाशय में पहुंचता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्रमाकुंचन गति क्या है। तो क्रमाकुंचन गति वैसा गति है जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है। इसी गति के कारण भोजन मुंह से आमाशय तक पहुंचता है। तो अब हम आमाशय में पाचन को समझते हैं। तो भोजन जब मुंह से आमाशय में पहुंचता है तब आमाशय की आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाला जठर ग्रंथियां जठर रसों का स्राव करती है। तो जठर ग्रंथि 4 जठर रसों का स्राव करती है, रेनिन, पेप्सिन, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस। तो जो रेनिन होता है वो दूध की प्रोटीन को पचाता है, इसीलिए यह सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। और जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और जो HCl होता है मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। और इसका दूसरा जो काम है वो है भोजन को अम्लीय माध्यम से बचाना। और जो म्यूकस होता है वो आमाशय की भित्ति को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। अगर म्यूकस नहीं निकलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की भित्ति को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे पेट में जलन हो सकती है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचता है, जिसे पक्वाशय या ग्रहणी कहा जाता है। तो जब भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तब पित्ताशय से पीत नाम का जीवाणुनाशक क्षारीय द्रव भोजन में मिलकर भोजन को क्षारीय बनाता है, जिससे वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। उसके बाद अग्न्याशय से अग्न्यासिक रस निकलता है जो भोजन से आकर मिलता है। इस अग्न्यासिक रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो जो एमाइलेज होता है वो बची हुई शर्करा को माल्टोज में बदल देता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, और जो लाइपेज होता है वो वसा के छोटे छोटे टुकड़े को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के निचले हिस्से में पहुंचता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें रसांकुर या दीर्घरोम कहा जाता है। दीर्घरोम के बीच बीच में आंतरीय ग्रंथियां होती है। आंतरीय ग्रंथि पाचक रसों का स्राव करती है। पाचक रसों में 4 एंजाइम पाए जाते हैं, इरेप्सिन या पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। जो इरेप्सिन या पेप्टाइडेज होता है वो पेप्टोन और पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। और जो लैक्टेज होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में और वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन हो जाता है। पचे हुए भोजन के कण दीर्घरोमों में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में जाकर पूरे शरीर में फैल जाती है। अब जो अनपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। उसके बाद जो अनपचा भोजन होता है वो मल के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। मल का शरीर से बाहर निकलना ही बहिष्करण कहलाता है। तो हमने पोषण को अच्छे से समझ लिया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, उसे श्वसन कहा जाता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव की कोशिकाएं ऑक्सीजन लेकर कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मुक्त करके ऊर्जा प्राप्त करती है, उसे श्वसन कहा जाता है। इसे हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। C6H12O6 जो कि देता है 6CO2 प्लस 6H2O और ऊर्जा। और जो ऊर्जा होता है वो 2830 किलो जूल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि C6H12O6 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु बनते हैं और साथ ही ऊर्जा भी प्राप्त होती है जो कि 2830 किलो जूल होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। तो इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनॉक्सी श्वसन को। तो वैसी श्वसन क्रिया जो कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में होती है उसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है।
तो अनोक्सी श्वसन को हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। C6H12O6 जो कि टूटता है 2C3H4O3 जो कि देता है 2C3H5OH प्लस 2CO2 प्लस 28 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज है, तो अनोक्सी श्वसन में जो ग्लूकोज होता है वह पहले पाइरुवेट अम्ल में टूटता है जिसका सूत्र है 2C3H4O3 और पाइरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल में टूटता है जिसका सूत्र है 2C3H5OH। इसे एथेनॉल भी कहा जाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और 28 किलो कैलोरी ऊर्जा भी बनता है। अनोक्सी श्वसन में ऊर्जा के केवल 8 एटीपी बनते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एटीपी क्या है। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जब शरीर के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तब कुछ न कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है जो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से ऊर्जा बनाते रहती है। लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है या दौड़ता है तो उसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलने के कारण वह इंसान थक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई इंसान ज़्यादा देर तक दौड़ता है तब वह सही से सांस नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज का निम्नीकरण होता है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है जो इंसान के पेशियों में जमा हो जाता है, जिस कारण से उसे थकान महसूस होती है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वही लैक्टिक अम्ल तो नहीं है। तो हाँ, ये वही लैक्टिक अम्ल है जो बैक्टीरिया के उपस्थिति में दूध से दही बनता है। तो लैक्टिक अम्ल को हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। C6H12O6 जो कि देता है 2C3H6O3 और ऊर्जा। तो यहाँ पर C6H12O6 एक ग्लूकोज है जिसके टूटने पर 2C3H6O3 बनता है जो कि एक लैक्टिक अम्ल है और इसके साथ ऊर्जा भी निकलती है। लेकिन अनोक्सी श्वसन विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणुओं और गूदेदार फलों में भी होता है। कवकों द्वारा जब अनोक्सी श्वसन होता है तब जाइमेज नाम के एंजाइम से होता है जिसे किण्वन कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये किण्वन क्या है। तो अनोक्सी श्वसन का वह प्रक्रम जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है तथा जिसमें ग्लूकोज के सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे किण्वन कहा जाता है। इसे हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। C6H12O6 जो कि इष्ट देता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर C6H12O6 एक ग्लूकोज है जो इस्ट और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में देता है 2C2H5OH जो कि एक एथिल अल्कोहल है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा भी बनती है और इसका इस्तेमाल बियर, शराब, पनीर इत्यादि बनाने में होता है। तो अब हम जान लेते हैं दूसरे प्रकार के श्वसन को जो कि है अनोक्सी श्वसन। तो श्वसन की वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। तो ऑक्सी श्वसन को हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। तो ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट अम्ल में और पाइरुवेट अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है जो कि देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो हम यहाँ पर ऑक्सी श्वसन को एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कोशिका है और ये एक ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाता है तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पाइरुवेट अम्ल में बदल जाता है और यहाँ पर कुछ ऊर्जा बनता है जो कि 2 एटीपी होता है। इसके बाद पाइरुवेट अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है और यहाँ पर ऊर्जा के 36 एटीपी बनते हैं। तो कुल मिलाकर ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा के 38 एटीपी बनते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जीवों में गैसों का विनिमय मतलब कि जीवों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान के लिए निश्चित अंग पाए जाते हैं जैसे इंसान, जानवर, पक्षी इत्यादि। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए निश्चित अंग नहीं होते हैं जैसे कि अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। ये सभी अपने शरीर से ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ज़्यादातर सभी श्रेणी के जंतुओं में श्वसनांगों और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान एक ही मौलिक सिद्धांत से होता है जिसे विसरण कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि विसरण किसे कहते हैं। तो वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर गति करते हैं उसे विसरण कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा। तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जब हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है तो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो हाइड्रा में ऑक्सीजन का विसरण उत्तक द्रव्य में होता है, और जो जलीय जीव होते हैं वह जल में घुले ऑक्सीजन को अपने श्वसनांगों में और श्वसनांगों से रक्त में विसरित कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसका रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है, जैसे कि तेलचट्टा और कुछ अन्य कीट। इन सब में ऑक्सीजन सीधे उत्तक द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। जो तेलचट्टा होता है उसके रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं, जो रंगहीन तरल पदार्थ होता है। तो अब हम कुछ जीव के अंदर श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पौधों में श्वसन। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है, जो पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं और ऊर्जा मुक्त भी करती है। तो जो पौधे होते हैं वो अपना श्वसन दो पार्ट में करते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है सांस लेना और गैसों का आदान प्रदान, और जो दूसरा पार्ट है वो है ऊर्जा को मुक्त करना। तो जो पौधे होते हैं उसके 3 पार्ट में गैसों का आदान प्रदान होता है, और वो 3 पार्ट्स है पत्ता, तना और जड़। तो पौधे का जो पत्ता होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, जिसे आप इस फोटो में भी देख सकते हो। और इसके आसपास गार्ड सेल पाए जाते हैं जो रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जो रंध्र होता है वो सभी पत्तियों में पाया जाता है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी के साथ जो पौधे का तना होता है उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें वात रंध्र कहा जाता है, और वात रंध्र भी गैसों का आदान प्रदान करती है। और जो पौधे का जड़ होता है उसमें भी छोटे छोटे जड़ पाए जाते हैं जो विसरण की मदद से गैसों का आदान प्रदान करती है। तो ये 3 पार्ट्स थे जिसके द्वारा पौधे सांस लेते हैं या गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन पौधों के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो ऊर्जा कैसे मुक्त करते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान पौधों के कोशिका में जो ग्लूकोज होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बनता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं और साथ में ऊर्जा बनता है। इसे हम एक समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आप इस समीकरण को देख सकते हैं जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना रहा है और साथ में ऊर्जा को मुक्त भी कर रहा है। तो अब हम समझते हैं जो मनुष्य होता है उसमें श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। तो मानव में श्वसन क्रिया एक जटिल तंत्र के द्वारा होती है जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत नासागुहा, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, श्वसनी, फेफड़े और डायफ्राम आते हैं। तो आप सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखो, ये मानव श्वसन तंत्र है। तो हम मानव श्वसन तंत्र को इसी चित्र के द्वारा समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हवा हमारे नासागुहा मतलब कि नाक के दोनों छेद से होकर अंदर जाती है। नासागुहा की आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जिस कारण से नाक हमेशा गीली रहती है। और जब हवा नासागुहा से अंदर जाती है तब हवा में जो उपस्थित धूलकण या बैक्टीरिया रहता है वो श्लेष्मा से चिपक जाते हैं और नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो हवा को छानने का काम करती है। इसके बाद हवा नेसोफेरिंक्स में पहुंचती है। नासागुहा के आगे घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिंक्स या ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है जिसे ग्लाटिस कहा जाता है, और ग्लाटिस एक उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढका रहता है जिसे एपिग्लाटिस कहा जाता है। और जो एपिग्लाटिस होता है वह भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद हवा लैरिंक्स में पहुंचता है। नेसोफेरिंक्स से आगे और कंठ के पीछे का क्षेत्र लैरिंक्स कहलाता है। लैरिंक्स उपास्थि का बना होता है। इसके बाद हवा ट्रैकिया में पहुंचता है। ट्रैकिया को कंठ भी कहा जाता है। कंठ के बीच में 2 स्वर रज्जु पाए जाते हैं जिसके कंपन से आवाज पैदा होती है। इसके बाद हवा श्वसनी में पहुंचता है। श्वसनी को ब्रांकस भी कहा जाता है। ट्रैकिया आगे जाकर उल्टे वाई के आकार में 2 शाखाओं में बट जाती है। दोनों शाखा ब्रांकस कहलाती है। इसके बाद हवा फेफड़ों में पहुंचती है। दोनों ब्रांकस से एक एक फेफड़ा जुड़ा रहता है। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पल्मोनरी झिल्लियां कहते हैं। ब्रांकस जब फेफड़ों के अंदर पहुंचता है तब वह छोटी छोटी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे ब्रांकियोल कहा जाता है। और ब्रांकियोल पतली भित्तियों वाली कुपिकाओं में खुलते हैं। इन कुपिकाओं को वायुकोश या एल्वियोलाई कहा जाता है। तो जब हवा हमारे एल्वियोलाई में पहुंचती है
तब हमारा फेफड़ा हवा से पूरा भर जाता है, जिसे आप लोगों ने महसूस भी किया होगा जब आप सांस अंदर लेते हैं। तो एल्वियोलाई ऐसा जगह है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों के आदान प्रदान को समझने के लिए हमें एल्वियोलाई के चित्र को देखना पड़ेगा। तो जो एल्वियोलाई है वो एक गुब्बारा के जैसा संरचना होता है, जो कि गैसों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता है। और जो एल्वियोलाई की भित्ति होती है वह रक्त वाहिकाएं या पल्मोनरी धमनी से जुड़ी रहती है, जिसे आप इस चित्र में भी देख सकते हो। तो आप समझो कि जो एल्वियोलाई है उसके अंदर जो गैस है वो है ऑक्सीजन, और एल्वियोलाई के भित्ति से जो पल्मोनरी धमनी जुड़ा हुआ है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। और एल्वियोलाई की जो भित्ति होती है वह काफ़ी पतली होती है, जिससे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वह पल्मोनरी धमनी में चली जाती है, और पल्मोनरी धमनी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह एल्वियोलाई में आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान हो चुका है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब ऑक्सीजन पल्मोनरी धमनी में चला जाता है तब ऑक्सीजन का क्या होता है। तो ऑक्सीजन जब पल्मोनरी धमनी में चला जाता है तब ऑक्सीजन खून से मिलकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो वापस हम अपने एल्वियोलाई की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में है वो शरीर के बाहर कैसे निकलती है। तो जब ऑक्सीजन खून में चली जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड भी एल्वियोलाई से ट्रैकिया में आ जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नासा गुहा के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो अभी जो आपने 3 प्रक्रिया देखा, सांस लेना, गैसों का आदान प्रदान और सांस छोड़ना, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत जल्दी जल्दी चलती रहती है। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डायफ्राम। तो डायफ्राम एक लचीली और मजबूत संरचना है जो ऊपर या नीचे की ओर फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को घटाने या बढ़ाने का काम करती है। डायफ्राम के कारण ही फेफड़े पिचकते और फूलते हैं, जिसे आप लोगों ने सांस लेते और छोड़ते समय महसूस किया होगा। तो हमने श्वसन को अच्छे से समझ लिया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिवहन किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह जाना वहन या परिवहन कहलाता है। तो जब श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब कुछ उपयोगी पदार्थ और कुछ बेकार पदार्थ बनते हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर के हर कोशिका में पहुंचने की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो जीव होता है उसमें वहन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मनुष्य में वहन। तो जो मनुष्य होता है उसमें वहन 2 माध्यम से होता है, जिसमें से पहला है खून और दूसरा है लिम्फ, जिसे हम उत्तक द्रव्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं खून के बारे में कि जो खून होता है उसमें होता क्या है, ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, या अगर आसान भाषा में कहा जाए तो रक्त के घटक, मतलब कि जो रक्त है वह किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। तो रक्त मुख्यतः 4 घटक से मिलकर बना होता है: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब हम चारों घटकों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्लाज्मा से। तो जो प्लाज्मा है वह हल्के पीले रंग का द्रव होता है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है और 6 से 8% प्रोटीन होता है, और इसके साथ साथ विटामिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो अब हम समझते हैं रक्त के अगले घटक को, जो कि है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लाल रक्त कण या लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं। और इसका जो आकार होता है वो उभयतल होता है, जिसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। और जो स्तनधारी जीव होते हैं उसके लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन अणु पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में काम आता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़ों से पैर तक ऑक्सीजन लगभग 3 वर्षों में पहुंच पाती। तो अब हम समझते हैं रक्त के तीसरे घटक को, जो कि है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम श्वेत रक्त कण या श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं। ये जो है वो फेगोसाइटिक कोशिका होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है और हमारे शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया से बचाता है। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हड्डियों की मज्जा, लिम्फ गांठों आदि में बनते हैं। तो अब हम देखते हैं रक्त के चौथे घटक को, जो कि है प्लेटलेट्स, जिसे हम पट्टिकानु भी कहते हैं। और इनका जो काम होता है वो है रक्त का थक्का बनाना। तो हमें जब चोट लग जाती है या कट लग जाता है तब हमारे शरीर से खून निकलने लगता है,
लेकिन जो खून होता है वो कुछ समय बाद निकलना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खून में जो प्लेटलेट्स है वो रक्त का थक्का बना देती है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। तो खून के बारे में हमने समझ लिया है और ये भी जान लिया है कि खून शरीर में बहता है। लेकिन जो खून है वो शरीर में अपने आप ही तो नहीं बहता होगा ना। तो शरीर में कोई ना कोई तो ऐसा अंग होता ही होगा जो खून को पूरे शरीर में पंप करता होगा, मतलब कि खून को पूरे शरीर में भेजता होगा। तो जो अंग पूरे शरीर में खून को पंप करता है वो है हृदय। तो जो हृदय है वो खून को रक्त वाहिका के द्वारा पूरे शरीर में भेजता है। तो चलिए अब हम हृदय को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो हृदय की मांसपेशी से बना होता है। हृदय की जो मांसपेशी है वो एक स्पेशल ऊतक है जो सिर्फ हृदय में मौजूद होता है। और जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा यानी कि छाती के अंदर रहता है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा के बाईं ओर होता है, पर ऐसा नहीं है। जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा के बीच में रहता है और थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। तो अब हम समझते हैं कि जो हृदय होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये जो चित्र है वो हृदय को दो हिस्सों में काटा गया है। तो ये जो हृदय के आसपास के मांसपेशी है वो है हृदय की मांसपेशी, जो सिर्फ हृदय में ही मौजूद रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 चैम्बर्स दिख रहे होंगे। तो जो ऊपर वाला चैम्बर है उसे आलिंद बोला जाता है और जो नीचे वाला चैम्बर है उसे निलय बोला जाता है। ये जो हृदय में ऊपर की साइड दाईं ओर जो चैम्बर है उसे दायां आलिंद कहा जाता है और बाईं साइड जो चैम्बर है उसे बायां आलिंद कहा जाता है और नीचे की साइड दाईं ओर जो चैम्बर है उसे दायां निलय बोला जाता है और बाईं ओर जो चैम्बर है उसे बायां निलय बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक परत दिख रही होगी। इस परत को सेप्टम कहा जाता है। ये जो सेप्टम है वो एक विभाजक का काम करती है। तो अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सेप्टम कैसा विभाजक है। तो ये जो है वो है दायां आलिंद और ये है दायां निलय। तो ये जो है वो हृदय का दायां भाग है और ये है बायां आलिंद और ये है बायां निलय। तो ये जो है वो हृदय का बायां भाग है। तो ये जो सेप्टम परत है वो हृदय को दो भागों में बांटती है, दायां भाग और बायां भाग। और जो सेप्टम परत होता है वो दाईं साइड के पदार्थ को बाईं ओर और बाईं ओर के पदार्थ को दाईं ओर जाने से रोकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको चीज़ दिख रही है वो है वाल्व। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वाल्व क्या है। तो वाल्व एक ऐसा द्वार होता है जो किसी द्रव को जाने तो देता है पर वापस आने नहीं देता है। जैसे कि अगर दायां आलिंद से खून वाल्व की मदद से दायां नीले में तो चला जाएगा, लेकिन खून वापस दायां नीले से दायां आलिंद में नहीं जा पाएगा। तो जो हृदय होता है उसमें टोटल 4 वाल्व होते हैं और ये सब किसी पदार्थ को जाने तो देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। ये जो आपको दिख रही है वो है पल्मोनरी धमनी, जिसे फुफ्फुस धमनी भी कहा जाता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और ये है पल्मोनरी शिरा, जिसे फुफ्फुस शिरा भी कहा जाता है। और जो फुफ्फुस शिरा होता है वो शुद्ध रक्त का वहन करती है। तो हमारे हृदय के चारों तरफ एक परत होती है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है और जो पेरिकार्डियम होता है वो हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा हृदय है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होता है वो शरीर के हृदय के दायां आलिंद में आता है। अशुद्ध रक्त मतलब वैसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। जब रक्त दायां आलिंद में आता है तब जो वाल्व होता है वो खुल जाती है और रक्त दायां आलिंद से दायां नीले में आ जाता है। दायां नीले में रक्त के आ जाने के बाद जो वाल्व होती है वो बंद हो जाती है। उसके बाद दायां नीले से रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाती है। फेफड़ों में रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। तो जो अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचा था वो अब शुद्ध रक्त हो चुका है। उसके बाद जो शुद्ध रक्त होता है वो बायां आलिंद में लाया जाता है पल्मोनरी शिरा के द्वारा। बायां आलिंद में रक्त के आने के बाद जो रक्त होता है वो वाल्व के द्वारा बायां नीले में आ जाता है। उसके बाद उस रक्त को पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है महाधमनी के द्वारा। तो यहाँ पर आपने देखा जो खून है वो हृदय से 2 बार गुजरता है। तो हृदय में खून के 2 बार गुजरने की प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो चलिए दोहरा परिसंचरण को हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। तो ये आपको जो अंग दिख रहा है वो है फेफड़ा, जो कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता है। और आपको ये जो ब्लू रंग का पाइप जैसा चित्र दिख रहा है वो है पल्मोनरी धमनी,
जो कि अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। और आपको ये जो लाल रंग की रक्त वाहिनी दिख रही है जो कि फेफड़ों से हृदय को जोड़ रही है, ये है पल्मोनरी सिरा, जो कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती है। और ये वाली जो रक्त वाहिका आपको दिख रही है वो है महाधमनी, जो शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में भेजता है। और ये जो रक्त वाहिका आपको दिख रही है वो है महाशिरा, जो अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लाती है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण की प्रक्रिया चलती रहती है और ये प्रक्रिया हमारे शरीर में बहुत फास्ट होती रहती है। तो अब हम समझते हैं रक्त वाहिका के बारे में। तो ये एक पाइप की तरह होती है जिनसे कि खून हमारे शरीर में बहता है। तो रक्त वाहिका दो प्रकार के होते हैं, पहला धमनी और दूसरा सिरा। तो सबसे पहले हम समझते हैं धमनी को। तो धमनी एक मोटी और लचीली रक्त वाहिका है जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी लाल रंग का होता है और इसमें एक अपवाद भी है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरे प्रकार के रक्त वाहिका को, जो कि है सिरा। तो सिरा एक पतली रक्त वाहिका है जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने का काम करती है और ये ब्लू रंग के होते हैं। लेकिन जो सिरा है उसमें भी अपवाद होता है, जो कि है पल्मोनरी सिरा, जो कि एकमात्र ऐसा सिरा है जो शुद्ध रक्त का शरीर में वहन करती है। तो यहाँ पर रक्त का परिवहन खत्म होता है। तो अब हम समझते हैं हमारे शरीर में दूसरे परिवहन को, जो कि है लिम्फ, जिसे लसिका भी कहा जाता है। लिम्फ हल्के पीले रंग का द्रव होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो लिम्फ होता है वो कैसे बनता है। तो जो लिम्फ होता है वो कोशिकाओं की दीवारों से छनकर निकले हुए आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, जिसमें ल्यूकोसाइट कोशिकाएं, ऑक्सीजन, अमीनो अम्ल, लवण एवं हार्मोन होते हैं। और जो लिम्फ होता है वो शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करता है। तो अब हम लिम्फ के कुछ कार्य को देख लेते हैं। तो लिम्फ के दो कार्य हैं, पहला प्रोटीन एवं वसा के कणों का परिवहन करना और दूसरा रक्त ऊतकों के अतिरिक्त जल को रक्त में सम्मिलित करना। तो इसी के साथ मनुष्य में परिवहन खत्म हो जाता है। तो अब हम समझते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें परिवहन कैसे होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें परिवहन का काम ऊतक करता है और ये जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों के बारे में आपने क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन दोनों ऊतकों को। तो सबसे पहले हम समझते हैं जाइलम ऊतक को। तो जाइलम ऐसे ऊतक होते हैं जो पेड़ पौधों में भोजन और जल को जड़ से ऊपर की ओर ले जाते हैं। और जो जाइलम होता है वो सिर्फ एक दिशा में ही परिवहन करता है, मतलब कि जो जाइलम होता है वो सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है। और जो जाइलम है वो वाष्पोत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करता है। तो अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वैसी प्रक्रिया जो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले वात रंध्रों से होकर जल का भाप के रूप में वातावरण में विलीन होना, मतलब कि गायब होना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो अब हम समझते हैं दूसरे प्रकार के परिवहन ऊतक को, जो कि है फ्लोएम। तो फ्लोएम ऐसे ऊतक होते हैं जो पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। और जो फ्लोएम होते हैं वो दोनों दिशा में परिवहन करता है, मतलब कि जो फ्लोएम होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता भी है और नीचे से ऊपर की ओर जाता भी है। और जो फ्लोएम होता है वो स्थानांतरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये स्थानांतरण क्या है। तो खनिज एवं भोजन के जलीय घोल का पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर पौधों में परिवहन खत्म होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर से चयापचय के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द है चयापचय। अब जिसको नहीं पता है उसको बता दूं कि किसी भी सजीव के शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसे ही चयापचय या उपापचय कहा जाता है। अब देखो शरीर के जिस अंग से उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है, जैसे कि नाक, आँख, मुंह, त्वचा, यकृत, मलद्वार, फेफड़ा, गुर्दा इत्यादि। अब देखो इस चैप्टर में हमें सिर्फ गुर्दा के बारे में पढ़ना है, यानी कि किडनी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब हम समझते हैं किडनी के बारे में। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें एक जोड़ा किडनी है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी है और एक मूत्राशय है और एक मूत्र मार्ग है। तो अब हम इन चारों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं।
तो सबसे पहले हम समझते हैं किडनी को। तो मनुष्य में एक जोड़ा किडनी यानी कि 2 किडनी होता है। किडनी एक सेम के बीज के आकार जैसी होती है जो मनुष्य के उदर गुहा के कटी क्षेत्र में होता है। मतलब कि किडनी लगभग आंत के पीछे रहती है और एक किडनी की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। किडनी का मुख्य काम खून को छानना और खून से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खून से गंदे पदार्थों को बाहर निकालना है। तो अब हम समझते हैं मूत्रवाहिनी को। तो मनुष्य में मूत्रवाहिनी भी एक जोड़ा होता है। यह एक पतली पाइप की आकार की होती है और इसका काम ये होता है कि जो किडनी में मूत्र बनता है, जो कि खून का अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस मूत्र को किडनी से मलाशय तक ले जाने का काम करता है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो किडनी से पेशाब मूत्राशय तक मूत्रवाहिनी के द्वारा ही जाता है। तो अब हम समझते हैं मूत्राशय को। तो मूत्राशय में मूत्र जमा होता है। अब हम समझते हैं मूत्र मार्ग को। तो जो मूत्र मूत्राशय में जमा रहता है वो समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है। तो चलिए इस पूरे प्रक्रिया को हम एक चित्र की मदद से समझते हैं। तो ये जो दाईं और बाईं साइड में सेम के बीज जैसा अंग आपको दिख रहा है वो है किडनी। तो ये जो किडनी है इसमें खून आता है वृक्क धमनी के द्वारा और ये जो आपको लाल कलर की पाइप दिख रही है वो है महाधमनी, जिनसे वृक्क धमनी जुड़ी रहती है। तो दोनों किडनी में खून महाधमनी के द्वारा वृक्क धमनी से होते हुए आता है। तो जब किडनी में खून आ जाता है तो किडनी उस खून को छानकर साफ कर देती है और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है मूत्र, उसको अलग कर देती है। और आपको ये जो ब्लू कलर की पाइप दिख रही है वो है महाशिरा, जिनसे वृक्क शिरा जुड़ा रहता है और जो खून साफ हो चुका है वो वृक्क शिरा के द्वारा महाशिरा से होकर वापस पूरे शरीर में चला जाता है और किडनी में जो मूत्र बना था वो इस पाइप के द्वारा मतलब कि मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आकर जमा हो जाता है और जो मूत्र होता है वो समय समय पर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया खत्म हो जाती है। आपने पढ़ा कि जो किडनी होती है वो खून को छानने का काम करती है, मतलब कि खून को साफ करती है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि किडनी में ऐसा क्या है जो खून को छानने का काम करती है। तो किडनी के अंदर एक संरचना होती है जिसे नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा जाता है, जो खून को छानने का काम करती है। तो अब हम समझते हैं नेफ्रॉन को। तो हर एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती है और जो नेफ्रॉन है वो खून को छानने का काम करती है। नेफ्रॉन में एक कप जैसी संरचना होती है जिसे बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कहा जाता है। इस चित्र में आपको ये जो संरचना दिख रही है वो है संग्राहक नली। संग्राहक नली को इंग्लिश में डक्ट कहा जाता है। आपको ये जो बड़े यू की आकार की जो संरचना दिख रही है वो है हेनले लूप। नेफ्रॉन में एक पाइप जैसी संरचना होती है जो बोमन कैप्सूल और संग्राहक नली से जुड़ी रहती है और जो बोमन कैप्सूल है वो खून को छानने का काम करती है और मूत्र को इकट्ठा भी करता है। अब बोमन कैप्सूल में जो मूत्र इकट्ठा हुआ रहता है वो हेनले लूप में आता है। अब जो हेनले लूप होता है वो मूत्र से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जल का अवशोषण करता है। उसके बाद जो मूत्र है वो डक्ट के द्वारा मतलब कि संग्राहक नली के द्वारा मूत्रवाहिनी में चला जाता है और वह मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय पर मूत्र मार्ग से बाहर आ जाता है। अब देखो यार, मनुष्य में खून को छानने का काम किडनी करती है, लेकिन अगर मनुष्य का दोनों किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा। तो अगर मनुष्य की दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो मनुष्य के अंदर खून नहीं छन पाएगा, जिस कारण से खून में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके वजह से मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इससे बचने का एक उपाय है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस प्रक्रिया से खून को छानकर उससे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को हटा दिया जाता है, जिसके वजह से मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी। तो देखो, हमने अभी समझा कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, लेकिन अब हमें समझना है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में उत्सर्जन वात रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा पौधों में जितने भी उत्सर्जन होते हैं वो लेंटिसेल के द्वारा होता है। जब पौधों में कोई भी उत्सर्जन होता है वो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन पौधों में कुछ ऐसे भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन गैस, जल इत्यादि। लेकिन कुछ ऐसे भी उत्सर्जी पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। पहला, पौधों से बहुत उपयोगी तेल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि लौंग का तेल, चंदन का तेल इत्यादि। दूसरा, टैनिन एक पादप उत्सर्जी पदार्थ है जिसका उपयोग चर्म शोधन एवं औषधि उद्योग में किया जाता है। तीसरा, बबूल, नीम, आम, सहजन इत्यादि वृक्षों से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में गोंद प्राप्त किया जाता है, जो बहुत उपयोगी है।
चौथा, लेटेक्स, रेजिन, रबर इत्यादि उपयोगी पदार्थ वृक्ष से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में प्राप्त किया जाता है। पांचवा, कई नाइट्रोजन युक्त क्षारीय पदार्थ जैसे कि कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन इत्यादि वृक्ष के उत्सर्जी पदार्थ है जिनका औद्योगिक महत्व है। छठा, बरगद की पत्तियों में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।